हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग संविधान का अध्ययन कर रहे थे और इस संविधान के क्रम में हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तक पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से हमें समझना है पूरे कॉन्सेप्ट को और उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम आपको संघ कार्यपालिका, ध्यान से पहले आप सिस्टम से हम आपको बता दें, एक तरफ आप लिखेंगे संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका, और एक तरफ लिखेंगे आप राज्य कार्यपालिका। पहले दोनों को तुलना कर लें, दोनों को समझ लें कैसे हमें पढ़ना है। एक तरफ हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका, एक तरफ संघ कार्यपालिका और एक तरफ राज्य कार्यपालिका। तो मैंने आपसे शुरू में बताया था कि संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है देश में काम करना, विधायिका का मतलब है कि कानून बनाना, और न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका पे नियंत्रण करने का काम करती है। कार्यपालिका जैसे ये शरीर से तुलना करें तो हाथ पैर कार्यपालिका, और ये धड़कन हो गई विधायिका, और ये खोपड़ी हो गई न्यायपालिका। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, हाथ पैर से चलाते हैं, और ये धड़कन आपकी धक धक होती है, ये विधायिका है। जब गाड़ी स्पीड में होती है तो खोपड़ी आपकी कहती बेटा कंट्रोल कर कंट्रोल कर, अर्थात कार्यपालिका या विधायिका पे पूरे शरीर पर नियंत्रण किसका है, न्यायपालिका का। उसी तरह से कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण किसका है, न्यायपालिका का। मतलब कोई काम अगर ये संवैधानिक दृष्टि से नहीं करेंगे तो उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो ध्यान से चीज़ों को आप समझिए। यहाँ कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 63 में है, आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 76 में है। सेम सिस्टम यहाँ थोड़ा सा हम सेट करते हैं। यहाँ किसे पढ़ेंगे हम, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। अब देखिए 152, 165 सिस्टम से आप समझें। यहाँ मंत्रिपरिषद में कौन कौन होगा, पहले इतनी सारी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे क्रम से, लेकिन पहले पूरा फॉर्मेट जान लीजिए। यहाँ है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। सेम चीज यहाँ भी आपको लिखना है, यहाँ मंत्रिपरिषद में, लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ प्रधानमंत्री तो यहाँ मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरा एक आप एग्जाम्पल समझे और उसको यहाँ सेट कर दे। दोनों टॉपिक को इसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये कोई मंदिर है, अब मंदिर में है, ये बैठे हैं कौन, बजरंगबली। ये कौन है, बजरंगबली। और ये सीढ़ी बनी हुई है, ये गेट पर बैठे हैं पंडित जी, और ये तमाम सारे भक्तगण हैं। ये भक्तगण क्या करते हैं, माला, फूल, लड्डू, रसगुल्ला सब कुछ ला के आते हैं और पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी कहाँ चढ़ाते हैं, ये बजरंगबली को चढ़ाते हैं। तो ये बजरंगबली का मतलब राष्ट्रपति, अब पंडित जी का मतलब मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। आप जरा सोचिए, मंदिर में बजरंगबली ना रहें तो पंडित जी को कोई लड्डू देगा, नहीं देगा।
और जरा समझें, अगर पंडित जी नहीं रहेंगे तो बजरंग बली की व्याख्या कौन करेगा? इसका मतलब है कि मंदिर में राष्ट्रपति बजरंग बली न रही है तो के नाम से लड्डू आई, अब पंडित जी न रही हैं तो कौन चढ़ाई? इसका मतलब है कि इन दोनों का 24 घंटा बना रहना जरूरी है, क्योंकि बजरंग बली न रही है तो के नाम से लड्डू आई, पंडित जी न रही हैं तो कौन चढ़ाई। उसी तरह से देश में जितना काम होगा सब राष्ट्रपति के नाम से होगा और सारा काम मंत्री परिषद करेगी। राष्ट्रपति न रही है तो के नाम से काम होई, अब मंत्री परिषद ना रही तो कौन काम करी। इसलिए इन दोनों का 24 घंटा बना रहना जरूरी है। तो यहाँ पे ये राष्ट्रपति पंडित जी हो गए राष्ट्रपति, और सॉरी बजरंग बली हो गए राष्ट्रपति और पंडित जी हो गए मंत्री परिषद। तो आप इसको जरा सिस्टम से समझें, बहुत अच्छे से समझिए। सेम सिस्टम उधर हम सेट कर रहे हैं, यहीं पे मतलब देश में जितना भी काम होगा सब राष्ट्रपति के नाम से सारा काम मंत्री परिषद करेगी। राष्ट्रपति ना रहेंगे तो किसके नाम से काम होगा? मंत्री परिषद नहीं रहेगी तो कौन काम करेगा? इसलिए इन दोनों का 24 घंटा बना रहना जरूरी है। अगर मान लो इनको कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो तत्काल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अपने पद पर बने आ जाएंगे। अब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति तुरंत आ जाएंगे, और जब तक ये मात्र 6 माह तक रह सकते हैं और 6 माह में चुनाव हो जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? पहले पूरे स्टेप को समझ लो, फिर एक एक टॉपिक को फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक एक को उठाएंगे और पूरा अध्ययन करेंगे। अब जरा समझिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है जान लीजिए। देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है अनुच्छेद 352 में। इसमें क्या प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है, बाकी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ये सब अपने अपने विभाग के क्या है? प्रमुख हैं। और उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिया जाता है कि इनकी अनुपस्थिति में इनको कार्यभार दे दिया जाए। अर्थात पूरे देश में निर्णय यही दोनों लेते हैं। अगर ये कोई बात कह दिए तो इसका मतलब इन दोनों को बात इनकी मान्य है। तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाता है? मंत्रिमंडल। मतलब मंत्रिपरिषद का एक छोटा रूप है मंत्रिमंडल। देश में सारा काम मंत्रिमंडल ही करती है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, केवल एक बार किया गया है अनुच्छेद 352 में, बाकी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता से, ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता से राष्ट्रपति के नाम पर पूरे देश में क्या करते हैं? शासन करते हैं। सेम वही सिस्टम यहाँ। राज्य में जितना काम होगा सब राज्यपाल के नाम से सारा काम मंत्रिपरिषद करेगी। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री, इनको दोनों को मिला के यहाँ मंत्रिमंडल बन जाएगा। तो मतलब मुख्यमंत्री और इन दोनों को यहाँ समाहित कर देंगे। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सहायता से, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता से राज्यपाल के नाम पर पूरे राज्य में शासन करें। सेम सिस्टम, केवल शब्द बदलेगा। यहाँ राष्ट्रपति के स्थान पे राज्यपाल और यहाँ प्रधानमंत्री के स्थान पे मुख्यमंत्री, बाकी सारी प्रक्रिया देखिए वही है। बात समझ गए? तो देखिए इस यहाँ पे राज्य में क्या होगा? राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता से या मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्य में शासन करेगा। अब आ जाओ महान्यायवादी। इसे भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कहते हैं। अब भारत सरकार का वकील होता है भारत का प्रथम कानूनी या विधि अधिकारी। अगर भारत सरकार पे किसी भी प्रकार का मामला होता है, मुकदमा, तो उसे महान्यायवादी लड़ते हैं। और इधर क्या होता है? यदि ये राज्य सरकार का राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है और राज्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसे कौन लड़ता है? महाधिवक्ता लड़ता है। तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ये भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी, ये राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी। तो मित्रों, आज की क्लास में हम यही अध्ययन किए। दोनों में हमने तुलना बताया और इसमें आपको बताया कैसे हमें पढ़ना है।
अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, पहले राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पूरी पावर वगैरह सब चीज़ पढ़ लेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी, फिर राज्यपाल, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता। इस तरह से ये लगभग 6-7 क्लास चलेगी, तब जाके ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, संघ कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका में दोनों में हमने बता दिया सेम सिस्टम है, और ये बताए कि देश में जितना काम होगा सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। सारा काम कौन करेगा, मंत्री परिषद करेगी राष्ट्रपति के नाम से। तो मित्रों, आज की क्लास में मैंने केवल आपको ये बताना था कि कार्यपालिका है क्या, ये काम कैसे करती है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको विधिवत पढ़ाएंगे और सिस्टम से सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज की क्लास मित्रों यहाँ तक ही, आप इसे सपोर्ट करें, थोड़ा और लोगों तक पहुँचाने का काम करें, ताकि और अच्छी क्लास आपके बीच में आ सके। ताकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना, देखिए बात यह है कि जैसे आप लोग और, तो क्योंकि आपसे मैं कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ, और जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर तो कुछ जाने वाला भी नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। तो आप इसे पढ़ते रहें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज़रूर दूसरे तक पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद मित्रों।